चलिए, सवाल जायज है कि थर्ड वेव के लिए कितने तैयार हैं हम, और आज बहस का मुद्दा ये है। आप देख रहे हैं बहस बिहार की, बिहार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए सभी लोगों का आमंत्रण जरूरी है यहां पर कि आप यहां पर आएं और इस चर्चा में हिस्सा लें, क्योंकि हमारी जो बात है वो दूर तलक जाएगी। ये समझने की जरा कोशिश कीजिएगा कि जो बात हम कर रहे हैं कि क्या थर्ड वेव के लिए हम तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो सवाल वाला क्वेश्चन मार्क जरा हटाते हैं और ये भी देखते हैं कि आखिर कहां कहां क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। एक एक कर स्लाइड करके ग्राफिक्स की प्लेट्स चलती रहेंगी जिस पर जानकारियां होंगी, और इसके साथ क्या ऑक्सीजन जनरेशन का फायदा है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 123 प्लांट्स लगाने की योजना है। 233 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में तैयार होगा। तो ये सारी जो एक प्रोसेसिंग की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, मंगल पांडे ने बहुत ही बेहतर काम किया है। और मंगल पांडे बराबर ये कहते रहे हैं कि सबकी सुरक्षा ही प्राथमिकता है, हालांकि इसमें लोगों को जागरूक होना होगा। फिर सवाल ये उठता है कि सरकार को आम जनता का कितना सहयोग मिल रहा है। तो आम जनता खुद से पूछे कि जब आपको कहा जाता है नियमों के पालन करने के लिए, तो फिर आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं करते हैं, या फिर वैक्सीनेट क्यों नहीं होते हैं। तो ये अधिकार मंगल पांडे के पास भी है कि आपसे पूछ पाए कि भाई आपको इतनी बार हमने अपील की, आपको सुनना चाहिए था। चलिए, लेकिन आज सरकारी तैयारियों पर विशेष बात होगी। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर आईएस ठाकुर अधीक्षक पीएमसीए से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनीष मंडल अधीक्षक आईजीएमएस से जुड़े हुए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर सीएम सिंह अधीक्षक एम्स पटना से वो भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आईएस ठाकुर साहब। सबसे पहले तो आप ही से जानना चाह रहे हैं कि इस तैयारियों को देखते हुए क्या हम निश्चिंत हो जाएं, थर्ड वेव के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं? डॉक्टर आईएस ठाकुर साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर मनीष मंडल जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आपको? डॉक्टर सीएम सिंह अधीक्षक एम्स पटना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सीएम सिंह साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं, अपना प्लांट तो है, लेकिन क्या हम बिल्कुल थर्ड वेव के लिए तैयार हैं? इसे हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस बात को? जी बिल्कुल। एम्स पटना आप जानते हैं कि जैसे फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में भी, फर्स्ट वेव में करीब 500 बेड हमारे पास थे। सेकेंड वेव में भी करीब उतने ही बेड के साथ हम पूरी तरह तैयार थे। ऑक्सीजन की सेकेंड वेव में हो या फर्स्ट वेव हो, कभी कोई कमी नहीं रही, क्योंकि हमारे पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक अवेलेबल है। जी। और इस तरह से कभी भी ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये बताना चाहूँगा कि एम्स पटना में जितना भी बेड है, 960 बेड है, उन सारे बेड्स पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, मतलब सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है एम्स पटना में। तो एम्स पटना अभी सेकेंड वेव में भी आपको पता है कि 350 के करीब पेशेंट एडमिट थे एक टाइम पे। 350 से 400 के करीब मरीज डेली एडमिट, मतलब एट ए टाइम एडमिट रहते थे। तो एम्स पटना पूरी तरह से तैयार है अगर थर्ड वेव आती है तो। बिल्कुल तैयारियां हैं। डॉक्टर आईएस ठाकुर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ डॉक्टर ठाकुर, ये तो सवाल बिल्कुल जायज है कि हम क्या थर्ड वेव के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी तैयारियां क्या हैं ये तो जरूर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें एक का उद्घाटन हुआ और कई अभी बचे हुए हैं। तो क्या जो डेडलाइन है वहां तक हम पहुंच पाएंगे? बिल्कुल कार्य प्रगति पर है ये कह सकते हैं, क्योंकि एक भरोसे वाला आज टॉपिक हमने उठाया है। लोगों को ये भरोसा आप लोग ही दिलवा सकते हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं आपकी तरफ। जी 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 एक्चुअली है कि 50 सिलेंडर का, जिसको 250 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑलरेडी हमारा ओजीपी तैयार है। दूसरा जो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है वो ऑलमोस्ट उसका तैयारी हो चुका है, और लिंडे कंपनी का इंजीनियर आकर के उसको 15 मीटर एक्सटेंशन दे करके फिर कनेक्ट करेगा। जी जी। तो पाइपलाइन वगैरह का जो भी है सब काम हो चुका है। तो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है सो हमको लगता है कि इस महीने के एंड तक या फर्स्ट वीक तक चालू हो जाना चाहिए। और जहाँ तक एक 5000 लीटर पर मिनट का है, जो 1000 सिलेंडर देगा पर डे, जी जी, तो वो भी, उसका भी तो सिविल वर्क तैयार हो चुका है, जो वाइल्ड कॉर्पोरेशन दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि उसका भी 15 अगस्त के पहले हम लोग को मिल जाना चाहिए, मतलब मिल जाने की उम्मीद है। यानी कि डेडलाइन से पहले हम अगर ये ऑक्सीजन प्लांट मिल जाते हैं तो चलिए एक बढ़िया बात ये होगी कि ऑक्सीजन के लिए मारामारी नहीं होगी। लेकिन अभी भी लोग सशंकित क्यों हैं? डॉक्टर
ठाकुर, हम ये जानना चाह रहे हैं, कई जगह खबरें इस तरह से आती हैं कि अभी भी लोग बहुत सशंकित हैं कि अभी तो एक ही का हुआ है, कैसे हो पाएगा, कहीं जल्दबाजी में कुछ बिगड़ न जाए, ऐसी शंकाएं लोगों को रहती है। तो इस शंका को भी जरा मिटाइए। नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी पटना मेडिकल कॉलेज में पहले भी नहीं थी और हम समझते हैं कि अभी भी नहीं है। और जो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट मेरा जो लग जा रहा है, ओजीपी लग जा रहा है 5000 लीटर पर मिनट का, तो सरप्लस रहेगा, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए लोगों को चिंता नहीं करना है, खासकर पटना मेडिकल कॉलेज में इस तरह की बात नहीं होगी। चला जरा हम देखते हैं आईजीआईएमएस के हालात क्या है। डॉक्टर मनीष मंडल हमारे साथ अधीक्षक जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनीष मंडल, क्या स्थिति है अभी फिलहाल, और क्या हम कह सकते हैं कि कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है और थर्ड वेव के लिए बिल्कुल तैयार है? आईजीआईएमएस पूरी तरह तैयार है। आईजीआईएमएस में कंसंट्रेटेड तो ऑलरेडी हमारा लग गया और कल संडे को उद्घाटन भी हो गया और हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं। इसके साथ जो मेरा क्रायोजेनिक ऑक्सीजन वाला है वो 20,000 लीटर का इस मंथ में तैयार हो रहा है और इसके अलावा 20,000 की 2 और यानी 40,000 लीटर अगले महीने में भी तैयार हो जाएगा। तो हमारी क्षमता जो है वो बनाने की 60,000 लीटर अगले मंथ से चालू हो जाएगी। हम अपने लिए तो करेंगे भी, आसपास के हॉस्पिटल को भी सप्लाई कर सकते हैं, इतनी मेरे पास कैपेसिटी हो जाएगी। चलिए, लेकिन एक बार फिर हम जरा एम्स की तरफ रुख करेंगे, डॉक्टर सीएम सिंह से बात करेंगे। डॉक्टर सीएम सिंह, सेकेंड वेव में हमने देखा बेहतरीन काम एम्स ने किया, मतलब जितना भी कहा जाए वो कम है, और जितने भी मरीज आप तक पहुंचे उनको इलाज, बेहतर इलाज कैसे मिले, इस बात की सियोरिटी उनके दिमाग में आपने बिठा दी। पूरा बिहार आपकी तरफ देख रहा था, पीएमसीएच की तरफ देख रहा था, और आईजीआईएमएस ने भी चमत्कार कर दिया ब्लैक फंगस के मामले में। तो हम जरा ये जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे, डॉक्टर सीएम सिंह साहब, इस बार जो थर्ड वेव की लहर की बात की जा रही है, तैयारियों की बात की जा रही है, तो क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गई है, बेड बढ़ाए गए हैं, और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, कुछ ऐसा है कि कोविड की जो एपिडेमिक है ये तो अब प्रत्याशित रही, और इस वजह से जो एम्स पटना में करीब 1000 बेड अवेलेबल हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि उन 1000 बेड जो है सब सारे बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई है। तो जैसे जैसे नीड होती है, अभी आप देखेंगे तो करीब 500 के करीब नॉन कोविड पेशेंट एडमिट हैं हमारे यहाँ। तो जैसे जैसे नीड होती है वैसे वैसे हम कोविड के जो बेड्स हैं वो बढ़ाते रहते हैं, और कभी भी बेड की कमी ना हो इसको ध्यान में रखा जाता है। तो एम्स पटना के पास 1000 बेड्स हैं, अगर थर्ड वेव आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, और 500 बेड तक हम लोग फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में जा चुके हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1000 बेड तक जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक जो रेशियो चल रहा है मरीजों के कम आने का, या फिर जो अभी इसकी चपेट में आ रहे हैं, उन सभी को देखते हुए क्या लग रहा है? अभी एक क्या हम श्योर अभी हो सकते हैं, या फिर अभी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करता है व्यक्ति विशेष पर कि वो कितना जानकार है, समझदार है, जागरूक है। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि थर्ड वेव की जो गुंजाइश है वो परसेंट में हम नापें, या फिर कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिस पर इसे हम देख सकते हैं? देखिए, जब जो थर्ड वेव की बात है उसमें तमाम चैनल पे, तमाम सोशल मीडिया पे तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। जितना हम समझते हैं थर्ड वेव तो आएगी ही। आप देख रहे हैं कि लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का जो यूज है, जो हम अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, उसको ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। बिल्कुल। तो पब्लिक बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। पब्लिक को लग रहा है कि कोरोना चला गया है, जबकि ऐसा है नहीं, कोरोना कहीं नहीं गया है, अभी है। तो जिस तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उल्लंघन कर रहे हैं लोग, तो तीसरी वेव तो आनी है। अब वो 1 महीने बाद आए, 1.5 महीने बाद आए, बस इतना ही समय है। इस समय, जहाँ तक इस समय की बात करें तो इस समय आप जानते हैं कि बिहार में कोविड के केसेस बहुत ही कम हैं, और इस समय कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक बात है, और वो थर्ड वेव को न्योता देने जैसी बात है। तो 1 से 1.5 महीने में कभी भी हम नंबर ऑफ केसेस एकदम से बढ़ते हुए देखेंगे, और फिर से लोग परेशान होंगे अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं किया तो। बिल्कुल। डॉक्टर आयुष ठाकुर साहब, पीएमसीएच में बेहतरीन व्यवस्था, और जो चीजें हो रही है, जो नई चीजें हो रही हैं, उसमें आपकी भी पीठ थपथपानी होगी, क्योंकि कई बार हमने स्क्रीन पर देखा और तमाम मीडिया के माध्यम से भी ये चीजें खुलकर सामने आई कि आप अपनी प्राथमिकताओं में इन चीजों को शामिल रखते हैं।
थर्ड वेव को लेकर के जैसा आपने सुना कि डॉक्टर सीएम सिंह ने क्या कहा, क्या लगता है पीएमसीएच को देखते हुए लोगों को अपील, जागरूकता, इन सारी चीजों के बाद आपकी तरफ से जो इंतजाम किए जा रहे हैं, खासकर बेड को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, कहीं कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो? हम ये भी देख रहे थे कि काफी हो हंगामा हो रहा था और अगर किसी के परिजन किसी भी केस से अगर नहीं बच पाए तो एक भारी हंगामे का रूप ले रहा था। तो इन सभी चीजों, मुश्किलों का सामना आपको करना होगा, तो क्या इसके लिए तैयारियां, और थर्ड वेव पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि सेकेंड वेव में पटना मेडिकल कॉलेज ही ऐसा मेडिकल कॉलेज था, आप समझते हैं कि IGMS वगैरह के अलावा जो जहाँ कुछ भी हंगामा नहीं हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई हम लोग करते रहे, इलाज भी करते रहे, कहीं मारपीट नहीं हुआ, सब लोग संतुष्ट होकर वहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड वेव की जहाँ की तैयारी की बात है तो पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में हम लोग पूरे 60 बेड का तो हम लोग बना ही रहे हैं, लेकिन पूरा पेडियाट्रिक्स वार्ड के हर बेड पर करीब 200 बेड है, सब पर ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वेंट, मॉनिटर, पिकू निकू का जो है सो मोर देन 30 ICU हम लोग तैयार कर रहे हैं, और हम समझते हैं कुछ चीज़ आ भी गया है, कुछ आने वाला है जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि पीडियाट्रिक्स वार्ड में अगर ज़रूरत पड़ा बच्चे के लिए तो 60 बेड के लिए हम लोग तो ऐसे कर ही रहे हैं, लेकिन 200 बेड भी अगर ज़रूरत होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसके अलावा जो है गायनी का जितना भी है ऑक्सीजन पाइपलाइन जहाँ भी नहीं है वहाँ हम करवा रहे हैं, अगला सप्ताह वहाँ भी हो जाना चाहिए। और सर्जरी का जहाँ पर राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक में जो पहले से कोविड मरीज था वहाँ भी करीब 300 बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन लग चुका है, तो वहाँ भी जो है सो हम लोग तैयार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले से ज़्यादा तैयारी में हम लोग हैं इस बार। मंगल पांडे बड़े ही फ्रिक्वेंटली अस्पताल में आते हैं और वो देखते हैं तैयारियां क्या चल रही हैं, कहाँ प्लांट लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, तो इससे कितना पॉजिटिव तौर पर आप देखते हैं कि अगर स्वास्थ्य मंत्री की जागरूकता इसमें दिखती है, अगर वो बराबर आ रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं? तो स्वास्थ्य मंत्री बहुत इंटरेस्टेड हैं कि एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बने, और वर्ल्ड क्लास बनने जा भी रहा है। 5500 बेड का जो बनेगा वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड बेस्ट हॉस्पिटल में रहेगा, लेकिन वो तो बनने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभी जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा अभी जो हमारा सर्जिकल इमरजेंसी ऑलरेडी तैयार है, हम लोग चालू कर दिए हैं, उस पर ऑक्सीजन पाइपलाइन है, सब कुछ है। इसके बाद जो है सो मेडिकल इमरजेंसी भी हम लोग बना रहे हैं, उसी में 2 महीने में तैयार हो जाएगा। इसके बाद उसके अलावा 40 बेड का जो ऑलरेडी जो मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU हमने चालू करा दिया है, जो अल्ट्रा मॉडर्न है, उसमें सब फैसिलिटी हम लोग दे दिया है। तो पटना मेडिकल कॉलेज के लिए ये सब पहले नहीं था या उतना बढ़िया नहीं था, तो हमने सब करवा दिया है, और मंत्री जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार हम लोग काम करते रह रहे हैं। मंत्री जी पूछते रहते हैं, और उसी क्रम में फिर एक मेमोग्राफी भी है जो पटना मेडिकल कॉलेज, ऑफ कोर्स की कोविड से मतलब नहीं है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर मेमोग्राफी जो बहुत दिन से पड़ा हुआ था उसका भी उद्घाटन सर के द्वारा जो है सो किया जाएगा। तो मंत्री जी खुद इंटरेस्टेड रहते हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जो प्रिंसिपल से ACS हैं, प्रत्यय साहब हैं, वो भी मॉनिटर करते रहते हैं। तो उनके दिशा निर्देश में हम काम करते हैं, और हम समझते हैं कि पटना मेडिकल कॉलेज को 3 महीना 4 महीना में जब हम सुपरिटेंडेंट बने हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर ले जाएं। चलिए, बहुत बहुत ये बढ़िया चीज है कि लोगों के जहन तक ये बात पहुंच रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो तमाम आप लोग बड़े अस्पतालों के एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस चेयर पर आप लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग के जुबान से निकले हुए जो शब्द हैं लोगों को काफी भरोसेमंद लगते हैं, क्योंकि आप उन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो थर्ड वेव है उससे हम लड़ पाए, और थर्ड वेव के बाद भी अगर कोई ऐसी परेशानी आती है तो उससे भी 2-2 हाथ कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर मनीष मंडल हमारे साथ मौजूद हैं। जरूरत की बात जब आती है डॉक्टर मनीष मंडल, क्या जरूरत है? हम IGMS को जब बाहर से देखते हैं और जब अस्पताल तक पहुंचने की दूरी को देखते हैं और उसके बाद अंदर व्यवस्थाओं को देखते हैं, ये 3 जो क्राइटेरिया हैं उसमें यह पूछना हम अक्सर भूल जाते हैं कि डॉक्टरों की खुद की जरूरत क्या है, अस्पताल क्या चाहता है, व्यवस्थाओं को लेकर क्या चाहता है, सिक्योरिटी को लेकर क्या चाहता है। और ऐसे परिवेश में जब हम ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, तो ये जरूरतें और जरूरतों से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो किस कदर आपकी जुबान से सामने आएगा, ये हम जानना चाहते हैं। ये कहा जाता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो हमारी नजर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड अप्रोप्रिएट कल्चर से बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। ये अगर हटेगी, जितना हटेगी दुर्घटना उतना होने की संभावना बहुत प्रबल है जी। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। आप देखिए कि अब हमारा सारा त्यौहार शुरू हो रहा है, बिल्कुल
कल बकरीद है, इसके बाद राखी का मौसम आ रहा है। राखी में लोग जाएंगे ही, जी परिवार से मिलेंगे ही, राखी बांधेंगे ही, और जहाँ राखी बंधेगी मिठाई खाएंगे ही, मिठाई खिलाएंगे ही। जी, तो ये इंटरेक्शन का सबसे पहला जो है वो शुरू हो जाएगा। जी, जी। उसके बाद जितना मेरा जो धर्म है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो रीतियां हैं, रिवाज है, वो शुरू हो रहा है। तो इन सब में हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे तो जैसा हमारे सीएम सिंह साहब ने कहा, हमारे आयुष ठाकुर सर ने कहा, हमें दुर्घटना होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये हम सब के लिए, जितने भी मेडिकल प्रोफेशन में है, चाहे वो पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, एम्स हो, आईजीआईएमएस हो, हम सब ने पिछली जो दिक्कतें हैं उनसे सीखा है। ऑक्सीजन की कमी थी, तो ऑक्सीजन को कैसे हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे पहुंचा सकते हैं। सरकार ने भी तत्परता से काम किया। जहां जो कैपेसिटी थी बढ़ाई गई। हर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पे मजिस्ट्रेट को लगाए गए, ताकि सरकारी अस्पताल जितने हैं उनको सुचारू रूप से लगातार मिलता रहे, और अनवरत मिला भी। जी जी। कुछ दिक्कतें आई क्योंकि डिमांड और सप्लाई में डिफरेंसेस आ गए थे। सडन डिमांड अगर होगा तो सप्लाई थोड़ी हैम्पर होती है, लेकिन सरकार ने पूरी मदद की, हर जगह मदद की। और इस बार सबसे जरूरी चीज जो है वो ऑक्सीजन हर जगह व्यवस्था है। ये नहीं कि वो सिर्फ आईजीआईएमएस में है या वो पीएमसीएच में है, हर स्तर तक, जिले स्तर तक ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। तो जो मेन लोड पटना में था, मेन लोड पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस या एम्स पे था, वो घटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की व्यवस्था जहां रहेगी, इलाज तो बहुत सेम है, इलाज कहीं भी किया जा सकता है। हाँ, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं जरूरत पड़े तो वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, बाईपैप की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हर जगह व्यवस्था दी गई है। तो ये इस बार जो प्रॉब्लम है, अगर वो आया तो हर जगह पे इसको टैकल करने का व्यवस्था किया गया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिले स्तर पर अगर टैकल हो जाए तो पटना आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें जान बहुत बचेगी। और ये सबको समझ में आ गया कि दवाई से भी ज्यादा रोल ऑक्सीजन का है। अगर समय पर लोग पहुंचे, समय पर ऑक्सीजन चल जाए, तो 90% जान बच सकती है। 10% तो ऐसे भी अन्य बीमारियों के चलते मरता है इसमें, लेकिन 90% लोग बचेंगे। तो हम लोग जितने लोग हैं बार बार ये कह रहे हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी नहीं होनी चाहिए। हमें सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इनफैक्ट अब जो कल्चर का माहौल है, कोविड अप्रोप्रिएट कल्चर करना पड़ेगा हमें, ताकि हम अगर राखी में भी राखी बंधवाएं तो मिठाई खाते समय सिर्फ मुंह अपना जो है मास्क हटाएं और फिर तुरंत मास्क पहन लें। क्योंकि कोविड इन्फेक्शन होने के लिए भी एक समय सीमा है। उस समय सीमा में अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तभी आपको कोविड हो सकता है। तो ठीक है, कल्चर निभाना है। हम खुले जगह पे राखी बंधवा सकते हैं, हम 2-1 मिनट के लिए मास्क खोल के मिठाई भी खा सकते हैं, लेकिन क्लोज स्पेस नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। चलिए, एक बात तो तय है आपकी बात से जो पता चल रहा मनीष मंडल जी की, यहाँ पर होली के समय, होली के बाद की स्थिति हमने देखी। डॉक्टर सीएम सिंह साहब, जब होली का दौर चल रहा था, लोग आ जा रहे थे, तब इतने ज्यादा केस बढ़ेंगे, अचानक से इतना बड़ा अटैक होगा, लोग ये जानते हुए भी मजे से यात्राएं कर रहे थे। उन्हें यह पता था कि डॉक्टर साहब तो हैं ही, और दवाइयां क्या खानी है, वही 4 दवाइयां। उन्हें यह नहीं पता था कि ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम रखना होगा, जो बिहार उसके लिए तब तैयार नहीं था, अब तैयार है। डॉक्टर सीएम सिंह, जो एम्स को लेकर लोगों की जो सोच है कि अगर एम्स में जाएंगे तब तो गारंटी है कि बच जाएंगे, तो इस गारंटी को थर्ड फेज में, खासकर वैसे लोग जो अभी भी दुविधा में हैं, ये जानते हुए भी कि उनके बच्चे चपेट में आ सकते हैं, माँ बाप करियर बन सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे कैंप लगाया जाए, क्या किया जाए? हमारी तैयारी, चलिए इतनी बात से तो एकदम बिल्कुल पक्का है कि तैयारियां हैं, लेकिन कैसे उन्हें समझाया जाए, यह भी एक बड़ा अप्रोच होगा। देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो आपने बोला कि एम्स में पब्लिक का इतना भरोसा था कि एम्स में जाएंगे तो हम बच जाएंगे। देखिए, एम्स हो या बाकी अस्पताल हैं, सभी के पास जितनी भी क्षमता है, हर एक अस्पताल बेस्ट करना चाहता है। आईजीएमएस ने पूरी शिद्दत से काम किया, पीएमसीएच ने पूरी शिद्दत से काम किया, और सब अपनी जो क्षमताएं हैं, जो कैपेबिलिटी है, उसके साथ कोई ये नहीं चाहता कि हम जरा सा भी नीचे काम करें। उसी तरह एम्स ने भी काम करने की कोशिश किया, और जो रिजल्ट रहा वो आप लोग जानते हैं कि कैसा डिलीवर किया। उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर जो प्ले किया
वो ये है कि एम्स में सारे बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई पहले से ही होना, वो शुरू से ही लगी हुई है। तो उससे ये रहता है कि हम लोग जितना भी चाहते हैं बेड बढ़ा लेते हैं और ऑक्सीजन की कंसंट्रेट जो ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम होती है वो हमें नहीं होती है। और रही बात कि जो लोग होली और दीपावली, होली के समय जो लोग घूम रहे थे, आप देखिए जैसे ही बाहर से लोग अंदर आते हैं या अंदर से बाहर जाते हैं तो क्या होता है, हर्ट का स्ट्रक्चर चेंज होता है। उसमें अगर इन्फेक्टेड लोग अगर बाहर से आ गए तो एकदम से लोगों को ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर हम इस समय देख रहे हैं कि बिहार में करीब करीब जो डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं, जो हम लोग वैक्सीन ट्रायल कर रहे हैं, वहाँ में कुछ डेटा इकट्ठा हुआ है जो कोवैक्सीन ट्रायल अभी हम लोग बच्चों में कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि 60 से 70% लोग ऑलरेडी इम्यूनाइज हैं, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन से या हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से। तो 60 से 70% पब्लिक इम्यूनाइज है, 30% लोग अनइम्यूनाइज है। तो पहला तो हमारा प्रयास जो भरपूर प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें, जो गवर्नमेंट कर रही है। और अभी तो लोग भी आगे आ रहे हैं, मैं ये कहूँगा शुरू में कुछ हेजिटेंसी थी, अभी तो लोग खूब आगे आ रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। और बिहार आप देखेंगे तो देश के कई राज्यों से काफ़ी अच्छा कर रहा है वैक्सीनेशन में। तो उसे हमें कंटिन्यू रखना है। लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिस पे हम हमारे साथ मनीष मंडल साहब बोल रहे थे या कोई भी डॉक्टर या हमारे प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करते रहना है। और ये कोविड को कभी हल्के में लेने की कोशिश नहीं करना। आपने कहा कि लोगों को भरोसा था कि एम्स में आएंगे और हम बच जाएंगे, लेकिन ये बात भी सच है कि सारे लोग नहीं बचे। तो इसलिए कोविड को बेस्ट केयर के साथ भी सारे लोग बच जाएंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। और कौन वो व्यक्ति होगा जो सीरियस होगा और डेथ होगा, ये भी कोई नहीं कह सकता। थोड़ी सी जो हमें एविडेंस है कि जिन लोगों को क्रॉनिक डिजीजेज हैं, मॉर्बिडिटी है, वो लोग ज़्यादा, उनके सीरियस होने या डेथ की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इन जो चीज़ें, जितने एविडेंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। उन लोगों को आगे आना चाहिए जिनकी कोमॉर्बिडिटी है, उनको अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए, जो ज़्यादा एज के लोग हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे मुझसे जो भी बात करता है, हर एक आदमी ये बात करता है कि साहब बच्चों के लिए आपने क्या तैयारी करी, तो और बच्चों के लिए आपने कितने बेड बढ़ा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तमाम तरह के इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन जनरेट वहाँ से हुआ जब कुछ एक्सपर्ट हमारे डिफरेंट चैनल के माध्यम से बोले कि थर्ड वेव आएगी और बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने सर्वे किया एम्स पटना में कोवैक्सीन ट्रायल के समय, जो हमने देखा, बच्चे एडल्ट के बराबर इन्फेक्ट हुए हैं, चाहे फेज 1 रही हो या फेज 2 रही हो। और उसमें हमने ये देखा कि बच्चों में डिजीज या तो माइल्ड रही है या तो एसिम्टोमेटिक रहा है। बहुत ही कम बच्चों को एडमिशन करने की हमें ज़रूरत पड़ी है। थर्ड वेव आती है तो भी अगर वायरस अपना म्यूटेशन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं कर लेता है, जिसकी संभावना हमें बहुत नहीं लेनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत नहीं मान के चलनी चाहिए। तो अगर थर्ड वेव आती है, जो भी वेरिएंट एग्जिस्टिंग है अभी, तो अगेन बच्चे इन्फेक्ट होंगे, बट उसमें डिजीज जो है माइल्ड या एसिम्टोमेटिक ही होंगे बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे को थर्ड वेव में हमें एडमिट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, या जो एविडेंसेस के बेस पे, ये कोई मेरी पर्सनल, चलिए युद्ध हो ना हो तो बहुत बेहतर हो, लेकिन अगर हमें तैयारी अगर हमारी पूरी है तो फिर किसी भी युद्ध से हम लड़ सकते हैं, सामना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए, लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि कुछ नहीं होगा, हम मौजूद हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं। खबरें लगातार जारी हैं।